देखिए 2022 फिजिक्स नीट का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें दो हॉलो कंडक्टिंग वायर है, सॉरी कंडक्टिंग स्फेयर है। ठीक है, अगर पहला स्फेयर हमारे पास क्या है, पहला स्फेयर ये है, इसकी रेडियस क्या है r1 है और ये हॉलो है। दूसरा क्या है, ये है, दूसरा स्फेयर मेरे पास ये है जिसकी रेडियस क्या है r2 है। इसने बोला है कि r1 की वैल्यू ज़्यादा है R2 से। अब आपको ये बताना है इन दोनों में से किसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। क्या पूछा गया है, इन दोनों में से किसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। इसके अलावा दिया गया है जो इनमें चार्ज है वो इक्वल है, यानी अगर इसके ऊपर चार्ज Q लगा हुआ है तो इसमें भी चार्ज Q लगा हुआ है, दोनों के चार्ज सेम है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इसमें से किसमें पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R। ये हमारे पास फार्मूला होता है, कोई भी स्फीयर हो उस पर अगर पोटेंशियल निकालना है उसकी सरफेस पे तो उसका फार्मूला ये होता है। यहाँ पर ये R क्या है, रेडियस है स्फीयर की, क्या है रेडियस है। इसका मतलब हुआ कि ये वैल्यू तो हमारे पास कांस्टेंट होती है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इसने बोला है कि दोनों में चार्ज इक्वल है, तो ये समझ में आ गया कि जो पोटेंशियल है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो पोटेंशियल है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये हुआ जिसकी रेडियस कम होगी, जिसकी रेडियस कम होगी उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। अब इसमें क्या है, ये R2 है, R2 जो है R1 से कम है। इसका मतलब हुआ कि पोटेंशियल जो होगा मेरे पास V1 कम होगा, किससे कम होगा, V2 से। क्यों कम होगा, क्योंकि यहाँ पर जिसकी रेडियस कम होगी उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। R1 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये पोटेंशियल कम आएगा, R2 की वैल्यू यहाँ रखोगे तो पोटेंशियल ज़्यादा आएगा। तो पोटेंशियल किसका ज़्यादा आएगा, जिसकी रेडियस कम है। ऑप्शन देख लो, मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर। अब स्फीयर कौन स्मॉल होगा कौन बड़ा होगा ये डिपेंड करेगा रेडियस पे। तो ये स्मॉल है ये बिग है, तो पोटेंशियल किसका ज़्यादा है, इसमें लिखा हुआ है मोर ऑन स्मॉल स्फीयर। इसका मतलब ऑप्शन पहला ही सही है। बाकी मिला लेते हैं, इक्वल ऑन बोथ स्फीयर दोनों में इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनकी रेडियस का डिफरेंस है, तो ये नहीं हो सकता। डिपेंड ऑन द मटेरियल प्रॉपर्टीज, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल के लिए कुछ ना तो मास दिया हुआ है, कोई वैल्यू नहीं दी ना, तो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। फिर इसके बाद मोर ऑन बिगर, ये नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसमें होगा, जिसकी रेडियस कम होगी। कैसे पता चला, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसकी रेडियस कम होगी उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जिसकी रेडियस ज़्यादा होगी उसका पोटेंशियल कम होगा। पहले की रेडियस ज़्यादा है तो पोटेंशियल कम है, दूसरे की रेडियस कम है इसलिए पोटेंशियल ज़्यादा है। ठीक है, देख लो, समझ लो। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए 2022 नीट का पेपर है। इसमें क्या है कि इसमें दिया गया है हमारे पास दो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है। कैसे है, कंडक्टिंग स्फीयर, इनकी रेडियस क्या है R1 है और R2 है। ये भी बताया जा रहा है कि जो R1 है वो R2 से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा है। क्या है, इनका जो चार्ज है वो इक्वल है, चार्ज क्या है, इक्वल है। ठीक, अब आपको ये बताना है कि पोटेंशियल किसमें ज़्यादा होगा। तो हमारे पास पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R होता है। अगर कोई हमारे पास स्फीयर है, कोई स्फीयर है, उसकी रेडियस R है, क्या है, रेडियस R है, और उसकी सरफेस पे चार्ज Q दिया गया है, तो उस केस में जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि इसमें बोला है कि दोनों का चार्ज क्या है, इक्वल है, दोनों का चार्ज इक्वल है, और ये वैल्यू तो अपने आप में कांस्टेंट होती है, ये भी फिक्स हो गया है। ये पता चला कि जो पोटेंशियल है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो हमारे पास दो स्फीयर थे, एक ये हॉलो स्फीयर था जिसकी रेडियस क्या थी, R1 थी, और दूसरा स्फीयर कौन सा था, एक ये था जिसकी रेडियस R2 थी। क्योंकि इसने बोला है कि R2 की वैल्यू R1 से काफ़ी काफ़ी कम है। इसका मतलब ये हुआ
पोटेंशियल उसका ज़्यादा होगा जिसकी रेडियस कम होगी। पोटेंशियल उसका ज़्यादा होगा जिसकी रेडियस कम होगी। अब इन दोनों में से रेडियस इसकी कम है तो पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा? दूसरे। तो पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा? मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर, यही ऑप्शन है। इसके अलावा देख लो, इक्वल ऑन बोथ स्फीयर नहीं हो सकता। इक्वल डिपेंड ऑन मटेरियल, ये भी नहीं, क्योंकि मटेरियल पे फार्मूले पे ना तो मास है ना तो कोई मटेरियल की प्रॉपर्टी है, केवल चार्ज और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ये तो वैसे भी कॉन्स्टेंट होता है, तो ये भी गलत। मोर ऑन बिगर, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन केवल हमारा कौन सा सही होने वाला है? पहला ऑप्शन सही होगा। कैसे पता चला? क्योंकि पोटेंशियल जो है वो रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जिसकी रेडियस ज़्यादा कम होगी उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा। देख लो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर। देखिए 2022 नीट फिजिक्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास एंगुलर स्पीड दी गई है इसकी व्हील की, ठीक, विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी इसका जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, सेम है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा से एंगुलर स्पीड को डिनोट किया जाता है। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ये हमारे पास फार्मूला होता है कभी भी एंगुलर स्पीड दी गई हो उसके लिए। इसने बोला है कि जो ओमेगा नॉट है यानी एंगुलर स्पीड 16 सेकंड बाद चेंज हो जा रही है। इनिशियल क्या थी? इनिशियल थी ओमेगा नॉट इज इक्वल टू दिया था 1200 आरपीएम। आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट। अगर इसको रेडियन में बदलना चाहते हो तो इसको ऐसे लिख सकते हो 2102 इंटू, इसको रेडियन में बदलना है 2 पाई, ये मिनट है, मिनट को सेकंड में बदल देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा रेडियन पर सेकंड। तो ये स्पीड हो गई, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या है? ओमेगा है, ओमेगा कितना है? 16, ये 3120, ये क्या है? आरपीएम। आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशन पर मिनट। इसको भी हमें रेडियन में बदलना होगा, तो क्या करेंगे? 3120 इंटू 2 पाई डिवाइड बाई 60 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मिनट है, सेकंड में बदल रहा हूँ, तो रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। तो एक ही हो गया। इसके बाद दिया हुआ है टाइम। टाइम कितना है? टी इज इक्वल टू 16 सेकेंड दिया हुआ है। पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर क्या होगा, यानी अल्फा की वैल्यू पूछी गई है। अल्फा बराबर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब कुछ नहीं करना, बस इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करना है। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड में क्या करोगे? यहाँ से अगर निकालना चाहें टी कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे इस वाले को यहाँ भेजेंगे, टी से डिवाइड कर देंगे। अब वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पर 2 पाई बाई 60, 2 पाई बाई 60 दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो। 2 पाई बाई 60 बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा? अंदर बचा हमारे पास, अंदर बचा हमारे पास 3120 माइनस 1200, और डिवाइड किससे करोगे? टी का मतलब है 16 कितना है? 16 है। बस इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 91980, ठीक है। 1980 आ जाएगा। 1900 घटाओगे तो 1992 आएगा, 1920 आएगा, सॉरी। कितना आएगा? 02, यहाँ से हमारे पास 9, फिर इतना आ जाएगा। नीचे क्या आएगा? 6, और ये क्या आ जाएगा? 16। यहाँ पर ये 2 पाई जो था उसको लिख दो, ठीक, क्योंकि ऑप्शन में जो वैल्यू दी गई है सब पाई के रूप में दी गई है, इस वजह से पाई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट नहीं करेंगे। 0 से 0 काट दोगे, इससे इसको काटोगे कितनी बार में जाएगा? 3, फिर इसके बाद 2 बार में, फिर इससे इसको काट दोगे कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 4 पाई। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। देख लो, समझ लो, कैलकुलेशन फास्ट करनी है, बाकी कुछ क्वेश्चन में था नहीं। ये वाला फार्मूला लगाना है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। देखो यहाँ पर जो हमें आंसर देना था रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में देना था, इस वजह से हमने जो आरपीएम था रेवोल्यूशन पर मिनट, उसको हमने किस में चेंज किया? रेडियन पर सेकेंड में कितने रेवोल्यूशन होंगे, ठीक है। रेडियन पर सेकेंड, इस रेडियन में बदलने के लिए 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, सेकेंड में मीटर को बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया नीचे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। ये रेवोल्यूशन पर सेकेंड का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, सॉरी मिनट, ठीक है। ये इसका मतलब ये होता है। तो देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, मैं बार बार बोलता हूँ, अपना क्वेश्चन टेलीग्राम में भेजिए, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक। बाय, टेक केयर।
देखिए 2022 का क्वेश्चन नंबर 3 है, नीट की फिजिक्स है, ठीक है। इसमें ए, बी और सी क्या दिए गए हैं, 3 सर्किट दिए गए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो हमारे पास सर्किट है इनमें किसमें पोटेंशियल इक्वल है, किसमें इक्वल नहीं है। कुल मिला के पूछा जा रहा है जिन दो में इक्वल पोटेंशियल है या किसमें इक्वल है किसमें नहीं है, ये बताना है हमको, ठीक है। देखो इसका मतलब ये है कि हमारे पास करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी। क्या है मतलब, करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी। एक बात याद रखना है, क्या बात याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई पीएन जंक्शन है, कैसा है, पीएन जंक्शन है, ये हमारे पास पी है, ये एन है। अगर इसमें हमें करंट फ्लो करानी है, इसमें कोई बैटरी लगी हुई है, अगर इसमें हमें करंट फ्लो करानी है तो जाहिर सी बात है, अगर बैटरी तो इसमें जो बड़ा होता है वो बैटरी का पॉजिटिव होता है और जो छोटा होता है वो निगेटिव होता है। अगर बैटरी का पॉजिटिव सिरा पी से जुड़ा है तो करंट फ्लो होगी, या फिर अगर बैटरी का निगेटिव सिरा एन से जुड़ा है तो करंट फ्लो होगी। अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टा होने का मतलब है कि अगर हमारे पास ये पी एन जंक्शन बन जाए, ये पी हो जाए, ये एन हो जाए और हमने ये बैटरी कनेक्ट कर दी। अगर बैटरी का ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। अगर बैटरी का निगेटिव सिरा इससे जुड़ा हुआ है पी से तो करंट फ्लो नहीं होगी। अगर बैटरी का पॉजिटिव सिरा इन से जुड़ा है तो करंट फ्लो नहीं होगी। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो ओम का नियम जो हमारे पास होता है आई इंटू आर, तो कोई पोटेंशियल भी नहीं होगा। जब कोई करंट नहीं तो कोई पोटेंशियल नहीं। अब हमें इसमें देखना है, देखो यहाँ पर क्या है, ये बैटरी का निगेटिव है, ये बैटरी का पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव किसके साथ जुड़ा हुआ है, पी के साथ जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर करंट फ्लो होगी। ये निगेटिव किसके साथ जुड़ा हुआ है, एन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर करंट फ्लो होगी, तो इसमें तो पोटेंशियल आएगा। आगे बढ़ो, यहाँ पर क्या है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये बैटरी का पॉजिटिव सिर्फ पी से जुड़ा है, इसमें करंट फ्लो होगी। ये बैटरी का निगेटिव सिर्फ पी से जुड़ा है, लेकिन इसकी वजह से इस वाले पे कोई करंट फ्लो नहीं होगी। जब यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होगी तो यहाँ से कोई करंट आगे पास नहीं होगी, तो यहाँ पोटेंशियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस वाले का जो माइनस है वो पी से जुड़ा है, जबकि एन से जुड़ा होता तो काम हो जाता। इसमें आ जाओ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पर हमको लगता है डायग्राम में थोड़ा, ठीक है, ये दो, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, बैटरी उल्टा हमने लगा दी है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या है, निगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव है। ये निगेटिव एन से जुड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर करंट फ्लो होगी। ये पॉजिटिव पी से जुड़ा है, इसका मतलब यहाँ पर करंट फ्लो होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पहले में और सी में, ए में और सी में करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी तो पोटेंशियल होगा, और इसमें करंट फ्लो नहीं होगी तो पोटेंशियल नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन हमारे पास होगा तीसरा, ए एंड सी। समझ गए, सिंपल सी बात याद रखना है कि अगर बैटरी का निगेटिव टर्मिनल एन से जुड़ा है या फिर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पी से जुड़ा है तो उस केस में करंट फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी तो पोटेंशियल होगा। अगर बैटरी का निगेटिव पी से जुड़ा है या बैटरी का पॉजिटिव एन से जुड़ा है, उस केस में करंट फ्लो नहीं होगी। जब करंट फ्लो नहीं होगी तो पोटेंशियल नहीं होगा। बस ये बात याद रखनी है। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो क्या करना है, टेलीग्राम में आना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए 2022 नीट फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक्शन ए है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास कितना है, 10 kg है और 20 kg है। ये एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। किसमें कनेक्ट है, एक रॉड है जिसका वेट क्या है, वेट क्या है, नेग्लिजिबल है। रॉड कैसी है, रिजिड है, कठोर है, लेकिन वेट नेग्लिजिबल है, यानी कोई भी मास नहीं है, कोई भी उसका मास नहीं है। इसके अलावा उसकी जो लेंथ है 10 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पर हमारे पास एक रॉड है, ये रॉड है, इस रॉड के दोनों तरफ मास लगे हुए हैं। एक मास हमारे पास ये लटका हुआ है, ठीक है, दूसरा मास हमारे पास ये है। इसका वेट कितना है, इसका वेट m1 है जो कि हमने मान लिया है 10 kg, सॉरी दिया हुआ है। इसका वेट m2 माना है जो दिया हुआ है 20 kg। इसके बाद बताया गया है जो ये रॉड है, इस रॉड की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, इस रॉड की डिस्टेंस 10 मीटर है, यानी ये रॉड 10 मीटर लेंथ है, इसकी लंबाई बोली गई है। अब आपको ये बताना है सेंटर ऑफ मास, यानी इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। और किससे किसके पास से पूछा गया है कि 10 kg से वो कितनी डिस्टेंस पे है, 10 kg से कितने डिस्टेंस पे है, ये हमसे पूछा जा रहा है।
ठीक है। ये हम मान लेते हैं ये क्या है, एक्स सी है, एक्स सी एम, यही हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है, वो भी 10 केजी के पास से कितना होगा। देखो हमेशा याद रखना हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एक्स सी इज इक्वल टू एक्स सी एम इज इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइड बाई एम वन प्लस एम टू। यहाँ पर ये बात है कि हम मान लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है हम इस वाले मास के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें यहीं से निकालना है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसकी पोजीशन को हम ये x1 मान लेते हैं। यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे ये x1 है, और दूसरा क्या होगा, यहाँ से कितनी दूरी पे होगा, x2 होगा। यानी हमें क्या करना होगा, किसी जहाँ से पूछे, जहाँ से पूछेगा वहाँ पे पहुँचना होगा, वहाँ पे खड़े हो जाओ। जहाँ से पूछता है, जैसे इससे पूछता है तो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ से खड़े होंगे तो यहाँ से जो x1 ये जैसे x2 है, तो यहाँ से x2 कितना मान लेंगे, 0, क्योंकि यहीं पर खड़े हुए हैं। यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि यहीं पर खड़े हुए हैं। हमसे पूछा है m1 से, m1 से पूछा गया है, तो हम मान लेते हैं जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस वाले पॉइंट से, यहाँ x1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहीं पर x1 है। और x2 कितना आ जाएगा, ये जो टोटल डिस्टेंस होगी वो हमारी x2 हो जाएगी। x2 कितना हो जाएगा, x2 हमारे पास हो जाएगा 10 मीटर दिया हुआ है, बस कुछ नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर m1 से पूछता है तो m1 में x1 0 हो जाएगा, अगर m2 से पूछता है तो x2 0 कर देते, जिससे पूछेगा उसके रिस्पेक्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। यहाँ पर m1 m की वैल्यू 10 है और x1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि हमको इसी के रिस्पेक्ट में निकालना है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। m2 कितना है, 20 है, और x2 कितना होगा, यहाँ से x2 की वैल्यू कितनी होगी, दूसरे इस पॉइंट से कितनी दूरी पर दूसरा मास रखा हुआ है, 10 मीटर की दूरी पे। डिवाइड कितना करोगे, 10, क्योंकि m1 10 है और ये 20 है। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, और यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, 30। ठीक है, ये प्लस है, 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 20/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये मीटर दिया हुआ तो मीटर आएगा, यूनिट मीटर है ना लेंथ की, तो 20/3 मीटर की दूरी पे हमारे पास इसका सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर x2 से पूछता तो हम क्या करते, किसी एक को निकाल लिए हैं, अब हमारे पास 10 माइनस 20/3, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 30 माइनस 20 डिवाइड बाई 3, कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा। तो अगर ये भी ऑप्शन होता तो ये किससे होता, ये हमारे पास m2 मास से होता। एक बात ये है, दूसरी बात, अगर ये भी फार्मूला नहीं आता था तो ये याद रखना है, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। ठीक है, m1 x1 इज इक्वल टू m2 x2। मान लेते हैं m1 से ये जो मास था यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, ये हमारे पास x1 पे है, ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये रिमेनिंग डिस्टेंस बचेगी, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 10 माइनस x1 कह सकते हैं ना, क्योंकि टोटल तो 10 है। अगर इससे x1 पे है तो टोटल कितना बचेगा, बस उसको उठा के यहाँ रख देना है। m1 कितना है, 10 है, x1 कितना है, x1 हमारे पास x1 है, इज इक्वल टू m2 कितना है, m2 हमको पता नहीं है, m2 सॉरी 20 है, और x2 कितना है, x2 हमारे पास ये डिस्टेंस हो जाएगी, कितना आ जाएगा, 10 माइनस x1। सॉल्व कर लो, यहाँ से वैल्यू निकल आएगी, तो कितना आ जाएगा, इसको काट दो, 0 से 0 कट जाएगा, ये बचेगा हमारे पास x1/2 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 10 माइनस x1 को उठा के यहाँ ले आओ, ये हमारे पास x1 प्लस x1/2 इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 3x1 इज इक्वल टू 20, यहाँ से x1 कितना आ जाएगा, 20/3। तो ये भी तरीका है, कैसे तरीके निकालेंगे, कि हम मान लेंगे सेंटर ऑफ मास पहले से x1 दूरी पे है, जब पहले से x1 दूरी पे है तो टोटल लेंथ कितनी है, 10 मीटर, तो दूसरे से कितना बचेगा, 10 माइनस x1। बस, अगर सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है इनके बीच का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है, इस कांस्टेंट का भी यूज कर सकते हैं, चाहे इससे कर लें चाहे इससे सॉरी, ये वाला जो है जब लगाएंगे जब हमारे पास 2 हो, अगर यहाँ पर 3 हो मास तो उसके लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगर 2 मास होंगे तो ये भी कॉन्सेप्ट चल सकता है, अगर 3 मास होंगे तो फिर ये लगा सकते हैं, 4 होंगे तब भी ये लगा सकते हैं, 2 के लिए भी ये लगा सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। देख लो, समझ लो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। देखो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए, ठीक है, उसको हम सॉल्व करके दे देंगे। चलो बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या है कि हमारे पास बाई कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस मतलब होता है उत्तल लेंस। रेडियाई मतलब होता है कि R1 और R2 दोनों कितनी है, 20 सेंटीमीटर। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया गया है, कितना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है 1.5। अब आपको पावर बतानी है। फार्मूला क्या होता है, हमारे पास फोकस दूरी 1/f इज इक्वल टू होता है म्यू -1 इज इक्वल टू
सॉरी म्यू माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है 1 माइनस आर वन 1 माइनस आर टू, ये हमारे पास कुछ कहानी होती है। ठीक है, 1/f को ही हम लोग पावर कहते हैं, जिसको किसमें लिखते हैं, जिसको हम लोग लिखते हैं डायोप्टर में। ठीक, अब यहाँ पे सुनो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1/p है। पहले 1/f निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद p निकाल लेंगे। एक बात और सुनो, इसने बोला है दोनों ही लेंस कैसे हैं, कॉन्वेक्स लेंस है। तो दोनों लेंस कॉन्वेक्स हैं और दोनों की रेडियाई क्या है, इसकी r1 है जो कि 20 सेंटीमीटर है, इसकी r2 है जो कि 20 सेंटीमीटर है, दोनों ही 20 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, अब हमारे पास जब इस वाले पार्ट को देखा जाए, इस वाले पार्ट को, तो अगर इसको पूरा करना चाहते हैं तो इसको इस तरफ सर्किल पूरा करना होगा। अगर इस वाले पार्ट को देखो, ये वाले पार्ट को, तो इसको पूरा करना चाहते हैं तो इसको सर्किल ऐसे पूरा करना होगा। ये अगर इसका पोल मान लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा, जब हमको अगर डिस्टेंस मापनी है तो ये सर्किल का रेडियस, ये रेडियस इसका यहाँ पर कहीं आएगा, इस तरफ कहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस पोल से हमको इस तरफ मापना होगा। तो यहाँ पर R1 पॉजिटिव होगा। R2 के लिए क्या करना होगा, क्योंकि अगर हम ये एक पॉइंट मान लेते हैं तो इसके लिए हमें पास क्या है, R2 के लिए इस पॉइंट को इस तरफ लाना होगा। अगर हम यहाँ से नापते हैं तो ये क्या होगा, इस तरफ आएगा। एक बात, दूसरी बात सिंपल से याद रखनी है, अगर हम इस तरफ चलेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, अगर हम इस तरफ चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे। ये जो पहला वाला कर्व है, ये वाला कर्व, इस कर्व के लिए हमें अगर रेडियस चाहिए तो इसको ऐसे पूरा करना होगा। इसका मतलब है कि हमको इस तरफ चलना होगा। दूसरे वाले कर्व के लिए अगर चाहिए तो हमको इसको पूरा करना होगा, इसका मतलब इस तरफ चलना होगा। तो इस तरफ आएंगे तो नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा, R1 तो पॉजिटिव होगा लेकिन R2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो यहाँ पर दो कर्व बने हुए हैं, दोनों ही इक्वल रेडियस के। पहला कर्व ये है, इसको अगर हमें पूरा करना है, अगर हमारे पास ऐसे कर्व बना है, अगर इसको हमें सर्किल को पूरा करना होता है तो क्या करना होगा, ऐसे घूमना होगा। अब यहाँ से अगर डिस्टेंस नापेंगे तो हमको सेंटर यहाँ पर कहीं मिलेगा, यानी रेडियस ऐसे आएगी। दूसरा कर्व हमारे पास ऐसे बना हुआ है, इसको पूरा करना है तो ऐसे तो कर नहीं सकते, क्योंकि सर्किल तभी पूरा होगा जब इसको हम ऐसे लाएंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पोल पे आएंगे तो इसका सेंटर यहाँ आएगा, इस पोल से हमें इस तरफ जाना होगा। जब इस तरफ जाएंगे तो निगेटिव, इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव। इसी वजह से ये काम हुआ है। चलो 1/f इज इक्वल टू निकाल लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू, ठीक है, क्या वैल्यू है, म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5, तो 1.5 माइनस 1, यहाँ पर क्या होगा 1/r, कितना है 20 है, माइनस 1/r, लेकिन ये माइनस का 20 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि R2 निगेटिव है, ये प्लस हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल कितना आ जाएगा, 1/f इज इक्वल आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, और ये नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, नीचे एलसीएम आ जाएगा 20, ऊपर कितना आ जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हुए कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा, 1/20 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, एफ की वैल्यू कितनी आ गई, एफ की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आ गई। जो हमारे पास पावर होती है P = 1/f, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर जो f रखेंगे वो किसमें रखेंगे, मीटर में रखेंगे। किसमें रखेंगे, मीटर में, तभी इसकी यूनिट एडॉप्टर आएगी। तो इसको मीटर में बदलने के लिए या तो ये कर सकते हैं या फिर कर सकते हैं 100/f। अब इसको हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मीटर को जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा, वही 100 ऊपर पहुंच चुका है। यहाँ पर क्या लिख दोगे 100। अब इसको हम सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, कितना है 20 है, काट दो कितना आ जाएगा 5, और इसकी यूनिट होगी एडॉप्टर। डायोप्टर क्या होगी, डायोप्टर, एडॉप्टर नहीं। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ये आएगा। ये बात समझ में आनी आई कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर जो एफ निकलेगा वो हमारा सेंटीमीटर में निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में दी गई है। लेकिन जब हमें पावर चाहिए, उसकी वैल्यू होती है डायोप्टर, होती है क्या होती है डायोप्टर, तो वो हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर जो एफ रखते हैं 1/f, ये हमारा मीटर में होता है। एफ को मीटर में रखें या फिर 100/f, यहाँ पर क्या होगा, ये सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको मीटर में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, सेंटीमीटर में लिखना चाहते हो तो 100/f, अब वैल्यू उठा के रख दोगे तो आंसर आ जाएगा। और ये प्लस आएगा, प्लस का मतलब है कि हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। ये R1 और R2 पॉजिटिव निगेटिव ऐसे होता है, ये भी हमने बताया। ठीक है, ऐसे बताया कि जब R1 वाला कर्व बनाओगे, ये है, अगर इसको हमें पूरा सर्किल बनाना है तो ऐसे घूमना होगा, ऐसे नहीं घूम सकते, चांद बन जाएगा। R2 को पूरा करना है तो ऐसे घूमना होगा, R1 के लिए हमें इस तरफ जाना होगा, R2 के लिए हमें इस तरफ जाना होगा। इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, इस तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। देख लो, समझ लो, मिलते हैं अगले लेक्चर में। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, टेलीग्राम में आइए, क्वेश्चन भेजिए, उसको हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है, रेशियो किसका निकालना है,
रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ जाइरेशन, इसके लिए थिन यूनिफॉर्म डिस्क, एक डिस्क है, ठीक है, अबाउट पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, एक तो उसके सेंटर से पास हो, दूसरा नॉर्मल टू इट्स प्लेन, यही दो कंडीशन है। ये अगर हमारे पास डिस्क है, ठीक है, तो इसके एक सेंटर से पास होने वाली लाइन बना लो, इससे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है, क्या निकलता है, आई इज इक्वल टू हमारे पास होता है एम आर स्क्वायर बाई टू। ये कब है, जब इसके सेंटर से पास हो ऐसे डिस्क रखिए। दूसरा दूसरा क्या फाइंड करना है हमारे पास, डायमीटर, यानी दूसरी डिस्क यही सेम डिस्क है, ठीक है, सेम डिस्क है, और इसके डायमीटर के हिसाब अबाउट रोटेट कर दो, डायमीटर के अबाउट रोटेट कर दो, ये इक्वल है, कम ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये हमारा कौन सा है, सेंटर वाला है, ये हमारा डायमीटर वाला है, डायमीटर वाला को डी से लिख दो, सेंटर वाले को सी से लिख दो। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है एम आर स्क्वायर बाई फोर होता है, ठीक है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो रेडियस ऑफ जाइरेशन का फार्मूला क्या होता है, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इज इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से हम क्या निकाल, ये जो के है हमारा रेडियस ऑफ जाइरेशन है, यहाँ से हम कह सकते हैं के इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के अंदर आई डिवाइड बाई एम। एम हमारा क्योंकि ये डिस्क सेम है तो इनका मास भी सेम होगा, अलग तो है नहीं। यहाँ से ये पता चला कि ये तो मास कांस्टेंट होगा, के को हम रेडियस ऑफ जाइरेशन कहते हैं, रेडियस ऑफ जाइरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो बस अब कुछ नहीं करना। अब ये एक बात समझ लो, अगर ये हमारे पास डिस्क है, अगर हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे इसके सेंटर के अबाउट से, ठीक है, ये डिस्क है, इसको सेंटर के अबाउट से अगर हम रोटेट करेंगे, ऐसे रोटेट करेंगे, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई टू। अगर इसके हम डायमीटर, ये डायमीटर है, इस डायमीटर को इसको ऐसे लगा दें और फिर इसको हम ऐसे रोटेट करें, ऐसे रोटेट करेंगे, इसको ऐसे घुमा के इसको फिक्स करते हुए डायमीटर के हिसाब से रोटेट करेंगे, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एम आर स्क्वायर बाई फोर होगा। तो दोनों बात याद रखनी है, अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर से पूछता है तो ये होगा, अगर इसके डायमीटर से पूछता है तो ये होगा। बस हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें रख देना है। तो यहाँ पर हमारे पास के सी का मतलब है सेंटर डिवाइड बाई के डी का मतलब है डायमीटर के अबाउट इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर जाओगे, यहाँ पर एम पहले क्या है, एम आर स्क्वायर बाई टू, एम आर स्क्वायर बाई टू है, फिर क्या है, एम आर स्क्वायर बाई फोर, एम आर स्क्वायर बाई फोर है, एम आर कट गया, टू से टू कट गया, ये टू ऊपर पहुंच जाएगा, क्या आ जाएगा, टू बाई वन आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ जाएगा, अंडर रूट टू एच टू वन। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन पहला ही आ जाएगा। बस हमें यहाँ पर ये याद रखना था कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्सेस के अबाउट उसके सेंटर से पास होने वाली लाइन के लिए एम आर स्क्वायर बाई टू होता है, और उसी डिस्क के डायमीटर के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो एम आर स्क्वायर बाई फोर होता है, यहाँ पर टू होता है, यहाँ पर फोर होता है। फिर रेडियस ऑफ जाइरेशन का फार्मूला क्या होता है, के इज इक्वल टू अंडर रूट आई बाई एम, या तो ये याद रखो या ये याद रखो। यहाँ से पता चला क्योंकि सेम डिस्क है इस वजह से मास तो चेंज होने वाला नहीं है, क्या चेंज होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी पोजीशन पे। तो मोमेंट रेडियस ऑफ जाइरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सेंटर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइड बाई डायमीटर के लिए सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है कि हमारे पास एक मास m है, क्या है, मास m है, वो इनिशियल रेस्ट में था, इसके बाद इसमें क्या होता है, विस्फोट होता है, विस्फोट होने की वजह से तीन भाग में डिवाइड हो जाता है, जो डिवाइड हुआ है वो रेशियो क्या है, 2:1 ठीक है। अब आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो तीनों भाग हैं एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, इनकी स्पीड क्या है, v है, विद स्पीड v है, ठीक। द स्पीड ऑफ थर्ड लाइटर पार्ट, यानी आपको ये बताना है कि जो तीसरा पार्ट है उसकी स्पीड क्या होगी। पहले बात सुनो, इसमें मास कितना दिया हुआ है m, लेकिन हम मास कितना मान लेंगे 225, यानी 5m भी मान सकते हैं, ठीक है। इसका मास क्या मान लेते हैं, 5m, 5m की मान जो भी रेशियो दिया होता है उसके हिसाब से मान लेते हैं जिससे कैलकुलेशन सही हो जाए। बाकी m मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक भाग हम मान लेते हैं यहाँ चला गया, कितना गया, 2m, क्योंकि रेशियो में पहला भाग 2m था। दूसरा भाग कहाँ गया, यहाँ चला गया 2m। तीसरा भाग कहाँ गया, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो तीसरा भाग यहाँ आ गया। इसकी स्पीड क्या है, v है, इसकी स्पीड क्या है, v है, ठीक है।
और इसकी स्पीड हमको नहीं पता है, इसकी स्पीड वी डैश मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लगाना है क्या, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लगाना है, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्योंकि इनिशियल क्या था, ये इनिशियल ये 5m इंटू जीरो, जीरो क्यों किया, क्योंकि इनिशियल में ये रेस्ट में था, रेस्ट में है तो कोई भी स्पीड नहीं थी। दूसरी बात, फिर क्या हुआ, हमारे पास 2m मास जो है, इसमें वेलोसिटी कितनी है v, लेकिन ये हम मान लेते हैं आई कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, दूसरा क्या है 2m है, ठीक है, इसकी स्पीड क्या है v है, इसका डायरेक्शन क्या होगा j कैप होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्लस m, क्योंकि ये मास m है, वेलोसिटी क्या है v डैश है। अब इसको मान लेते हैं माइनस का k कैप। माइनस का क्यों मानेंगे, क्योंकि देखो एक डायरेक्शन तो आपको नेगेटिव लेनी होगी। अब इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, अब इसका रिजल्टेंट अपोजिट आएगा। अगर इसका रिजल्टेंट दोनों का निकाल लोगे, जो रिजल्टेंट निकलेगा वही इसका तीसरी की वेलोसिटी होगी। क्यों, क्योंकि उसको बैलेंस में रहने के लिए, रेस्ट में रहना चाहता है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो इसके बराबर होना चाहिए, तभी ये रेस्ट में हो सकता है, तो रेस्ट में नहीं हो पाएगा। इस वजह से इन दोनों को चाहे नेगेटिव मानो चाहे इसको मानो, एक को मानना पड़ेगा। ठीक, दूसरी बात, यहाँ से ये तो जीरो हो जाएगा, फिर m कॉमन ले लेंगे तो m भी खत्म हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा m v डैश और ये k कैप, इसका ले लेते हैं, इज इक्वल टू 2m 2v कर दे, ये हमारा क्या हो जाएगा i कैप हो जाएगा, प्लस 2v j कैप हो जाएगा, यहाँ से m बाहर ले लो, m से हम काट देते हैं। ठीक है, अब ये क्या करना है, अब हमें मैग्नीट्यूड ले लेना होगा, v डैश का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 2v का होल स्क्वायर प्लस 2v का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, जब सॉल्व करेंगे तो 2v बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया, अंडर क्या बचेगा 1 प्लस 1, क्या बचेगा अंडर रूट के अंदर 2√2, और ये हमारे पास v आ जाएगा। तो जो स्पीड होगी थर्ड वाले पार्टिकल की वो ये हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पर निगेटिव क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके इक्वल होगा, तो इसकी डायरेक्शन ऊपर होगी तो इसकी डायरेक्शन नीचे होगी, तभी ये रेस्ट में रह सकता है। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट इसके इक्वल नहीं आएगा तो ये रेस्ट में नहीं होगा, तो हमने इसको निगेटिव मान लिया है। निगेटिव नहीं मानोगे तो इन दोनों को निगेटिव मानना होगा, किसी को एक मानना होगा। फिर भी निगेटिव नहीं मानोगे तो हमें मैग्नीट्यूड लेना है, बस डायरेक्शन हमें समझ में आ जाएगी, इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये डायरेक्शन कैसे मेजरमेंट करेंगे, जब इनकी वेलोसिटी देखेंगे, अगर ये रेस्ट में है पूरा पार्ट तभी हो सकता है रेस्ट में, जब हमारे पास इसके रिजल्टेंट की डायरेक्शन इसके रिजल्टेंट के बराबर हो। बराबर मतलब है ये इक्वल है, ये इधर इक्वल है। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पर 5m कैसे आया, जो रेशियो दिया हुआ था उसके हिसाब से हमने मान लिया। क्यों, क्योंकि अगर m लिखते तो यहाँ पर 2/5 लिखते, यहाँ पर 2/5 लिखते, तो यहाँ पर m/5 लिखते तो दिक्कत आती है ना। तो उसको सुविधा के लिए जो रेशियो दिया होता है वही हम मास मान लेते हैं, कि जैसा जहाँ भाग जा रहा है उसको वहाँ भेज देंगे। तो ऑप्शन हमारा सेकंड आएगा। देख लो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए, उसको सॉल्व कर देंगे हम। ठीक, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन, इसने बोला है कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसकी रेडियस क्या है 1 mm की है। इसमें जो नंबर ऑफ टर्न है वो कितने हैं 100 है पर mm में। ठीक है, इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है 1 एम्पियर की है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसके सेंटर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक, सोलेनॉइड क्या होता है मतलब, ठीक है, ये सोलेनॉइड है, तो इसको याद रखना। इसकी रेडियस क्या है, इसकी रेडियस जो है हमारे पास आर अगर है वो तो क्या है, वो हमारे पास है 1 mm, और इसकी जो लेंथ मान लेते हैं, लेंथ दी गई है कितना है L है। ठीक, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट एन, कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितनी करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन जो है हमारे पास म्यू नॉट इंटू आई, स्मॉल एन को लिख देते हैं कितने नंबर ऑफ टर्न है, और उसके बाद उसकी लेंथ कितनी है, उससे डिवाइड करके ये निकाला जाता है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का यूज करना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट की रूट फिक्स होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है आई, आई कितनी है 1 एम्पियर की है तो लिख दो। इसके बाद ये क्या है एन, नंबर ऑफ टर्न है, कितने हैं एन हमारे पास कितने 100। ठीक,
इसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारे पास एल, एल हमारे पास क्या है 1 mm है, ये 1 mm है। अगर इसको चेंज करोगे तो इसको भी चेंज करना होगा, दोनों ऐसे ही लिख दो वैल्यू। तो बस इसको सॉल्व करना है और आंसर निकल के आ जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 10⁻³ कर देते हैं, ये मीटर में रख देते हैं, ये mm में है, ठीक। तो ये हमारे पास 100/मीटर होगा, या फिर 1 मिनट जरा चेक कर लें। तो ये जो है हमारे पास किसमें लिखोगे, ये मीटर में लिख दोगे। तो mm में था, mm से मीटर में बदलने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया। यहाँ से b इक्वल कितना आ जाएगा, ये ऊपर पहुंचेगा 5 हो जाएगा, ये -7, ये +5 हो जाएगा, कितने बचेंगे, 2 बचेंगे 4। पाई की वैल्यू क्या रखोगे, 3.14 लिखोगे, और यहाँ पर -7 ये ऊपर पहुंचा के 2 यहाँ है, 3 है, 5 हो जाएगा, क्या बचेगा -2 बचेगा। और यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करोगे 6, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 12, यहाँ पर हमारे पास 10⁻²टेस्ला। तो ऑप्शन देख लो 12.56, पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक। तो ये याद रखना हमें। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है 100 टन/mm में ही दिया हुआ है, टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से हमारे पास सब कुछ निकल आ जाएगा। रेडियस का यहाँ कोई काम नहीं था, फिर भी ये फार्मूला हमारा जो है ये याद होना चाहिए। कभी भी सॉलिनाइड्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ये याद हो, ये यहाँ पर स्मॉल एन क्या है, कैपिटल एन डिवाइड बाई एल, यानी कितने नंबर ऑफ टर्न है और उसकी लंबाई क्या है, ये स्मॉल एन। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, फार्मूले बेस। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए और उसका सलूशन पाइए। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सेक्शन ए है, 2022 का पेपर है। इसमें क्या है, हमारे पास T1 और T2 के विषय में बताया जा रहा है, एनर्जी है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, और ये किसके लिए है, फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये कौन सा मॉडल है, बोहर मॉडल है। यहाँ पर हमें एक बात याद होनी चाहिए, यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास लैम्डा n बराबर अगर 1 है, ये कौन सा मॉडल होता है, सबसे पहले अगर n बराबर 1 से स्टार्ट होता है तो लेमन मॉडल होता है। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा स्टार्ट होता है, बोहर मॉडल स्टार्ट होता है। यहाँ पर n बराबर क्या होता है, 2 होता है, यो n बराबर 2 है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आता है, n बराबर 3 से कौन सा आता है, यहाँ से आता है पास्चन। तो ऐसे बढ़ता रहता है। अगर हम बात करें कि लेमन की पहली स्टेट क्या है, n बराबर 1 से, वहीं बोहर की पहली स्टेट क्या है, n बराबर 2, दूसरी स्टेट बोहर की क्या है, n बराबर 3 है। तो ये बोहर के लिए पहला ये है, ये B1 है, दूसरा क्या है, ये हमारे पास बोहर के लिए दूसरी B2 है। तब अब एनर्जी के लिए बात आती है, तो एनर्जी का जो फार्मूला होता है, En इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस का 13.6, यहाँ पर आता है जेड का स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, सॉरी जेड डिवाइड बाई एन स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन की बात हो रही है तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। यहाँ से एनर्जी ई एन इक्वल टू क्या आ जाता है, माइनस का 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती है। तो इससे ये पता चला, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, ये टोटल वैल्यू कांस्टेंट है, एनर्जी जो डिपेंड कर रही है वो क्या, वो उसकी ऑर्बिट पे डिपेंड कर रही है, किस लेवल पे है, ठीक है। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, पहले T1 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N2 डिवाइड बाई N1 का होल स्क्वायर, ये कहानी बन जाएगी। लेकिन इसने जिस मॉडल की बात की हो, अगर लेमन मॉडल की बात करते तो N1 पहली स्टेट क्या होती है, N1 बराबर 1 होता है। बोहर मॉडल के लिए N1, बोहर मॉडल के लिए फर्स्ट क्या है, बोहर मॉडल के लिए N1 2 है पहली स्टेट के लिए, और बोहर मॉडल के लिए N2 क्या है, N2 बोहर मॉडल के लिए 3 है। यहाँ पर ये याद रखना है, बोहर मॉडल कहाँ से स्टार्ट होता है, n बराबर 2 से, इसका पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ऐसे बढ़ता रहेगा। और बोहर मॉडल सेकंड कहाँ से स्टार्ट होगा, सेकंड बराबर n बराबर 3 से। बस यही बात याद रखिए। लेमन मॉडल की बात आती है तो n1 बराबर 1 होता है, बस वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से क्या है, n2 कितना है 3, ये कितना है 2 है, और उसका कितना आ जाएगा 9/4 आ जाएगा। सिंपल सा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 9/4 तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। दिमाग में बात क्या याद रखनी है कि बोहर मॉडल स्टार्ट होता है n बराबर 2 से, यानी पहला बोहर मॉडल में जो एनर्जी होगी वो n बराबर 2 रखा जाएगा, ठीक है, ये फर्स्ट हो जाएगा। अब बोहर सेकंड होगा तो n बराबर 3 लिखा जाएगा, बोहर 5 होता तो n बराबर 6 लिखते, यानी एक बढ़ा के लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग n बराबर 2 से ही हो रही है।
लेमन की बात होती तो लेमन बराबर n1 1 होता, n2 क्या होता 2 होता, तो इसका रेशियो क्या आता 1:2 2:2 सॉरी 4:1 आता है। अगर पार्शियल की बात आती तो क्या होता n1 क्या होता, पहली स्टेट क्या होती 3, दूसरी क्या होती 4 होती। ठीक है, ये याद रखना दिमाग में, देख लो समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या लिखा है यही पे डिपेंड करता है। यहाँ 11 लिखा होता तो n1 बराबर 1 होता, n2 बराबर 2 होता। पार्शियल लिखता तो n1 बराबर 3 होता, n2 बराबर 4 होता। लेमन लिखा बोहर लिखा था, बोहर n1 बराबर 2 और n2 बराबर 3। बस इतना याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है हर बार, एनर्जी के लिए ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। देख लो समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछना। यहाँ पर स्क्वायर होता है, सॉरी ये जेड स्क्वायर भी होता है, लेकिन यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है किसका हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, ये कोई दिक्कत ही नहीं आई है। ठीक है, वैसे भी ये कांस्टेंट आएगा किसी के भी लिए। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए 2022 नीट फिजिक्स का पेपर है और क्वेश्चन नंबर 11 है सेक्शन ए। इसमें देखो हमारे पास एक लाइट रे फॉल होती है, कहाँ पे फॉल होती है, ग्लास की सरफेस पे। जो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो कितना है √3 है, और कितने एंगल पे फॉल हुई है, इंसिडेंट हुई है 60 डिग्री पे। अब आपको ये बताना है कि एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज, यानी रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रेज के बीच कितना एंगल है। तो कैसी बात है, यहाँ पर हम ये मान लेते हैं ये एक सरफेस है, इसके नीचे वाला पार्ट ग्लास का है, ऊपर वाला पार्ट एयर है, तो ऊपर क्या है एयर है और नीचे क्या है ग्लास है। जैसा बोला गया है इस पे एक लाइट इंसिडेंट होती है, ये लाइट इसमें फॉल होती है। अब इस सरफेस से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, क्या खींचेंगे नॉर्मल, तो ये नॉर्मल खींच लेते हैं, ये क्या है नॉर्मल है। जो एंगल नॉर्मल के साथ बनता है लाइट का वही एंगल इंसिडेंट एंगल होता है। ये हमारे पास एंगल बना है, ये एंगल दिया हुआ है पेपर में 60 डिग्री। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, ये लाइट यहाँ का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है n2, उसको मान लेते हैं कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 जिसको 1 माना जाता है होता है। ठीक है, अब ये लाइट क्या हुई है, ये लाइट क्योंकि यहाँ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम है यहाँ का ज़्यादा है, ठीक है, इस वजह से √3 की वैल्यू 1.73 के करीब होती है। तो जब लाइट डेंस, यहाँ का मीडियम कौन सा हो गया रेयर और यहाँ का डेंस हो गया, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम से की ओर आती है तो नॉर्मल की ओर बेंड हो जाती है, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो गई। ठीक है, नॉर्मल की तरफ झुक गई। ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल हमारे पास आर होगा। इस एंगल को ही क्या कहा जाएगा, इस एंगल को कहा जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक, इसके बाद क्या है, इसके बाद अगर ये लाइट यहाँ पर ना आती, ये लाइट यहाँ ना आती, अपने ही मीडियम में वापस चली जाती, अपने ही मीडियम में वापस जाने का मतलब है ये लाइट यहाँ पर से जाती और यहीं वापस चली जाती। तो ये जो एंगल बन के तैयार होता है, ये जो रे है, ये रे कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड ई है यहाँ पर ई सी। ठीक, रिफ्लेक्टेड रे, हमसे ये कहा जा रहा है कि ये एंगल हमको बताना है, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच एंगल बताना है ना, ये कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, ये एंगल हम मान लेते कितना है थीटा डिग्री, यही एंगल हमें इसमें बताना है इस क्वेश्चन में। कैसे बताओगे, देखो स्नेल का नियम यूज करोगे, स्नेल का नियम जब यूज करोगे तो यहाँ से हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा। जब ये वाला एंगल मिल जाएगा तो किसी भी लाइन पे अगर देखा जाए तो टोटल एंगल कितना बनता है 180। पहले स्नेल नियम को यूज करो, स्नेल नियम से, स्नेल लॉ, इसके हिसाब से क्या होता है n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। n1 की वैल्यू कितनी है 1 है, साइन आई का मतलब होता है इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल हमेशा नॉर्मल से लिखा जाता है, तो नॉर्मल से कितना एंगल है 60 डिग्री है, इज इक्वल टू n2 कितना है √3 है, और साइन आर हमको पता नहीं कितना है,
ये वाला एंगल जो है ये हमको नहीं पता है, क्योंकि ये भी नॉर्मल से ही लिया जाता है, ठीक है। साइन साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू, ये क्या है, √3, साइन कितना है, आर है। √3 से 3 कट गया तो साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई? साइन आर बराबर 1/2, 1/2 बोले तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ से एंगल आर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल हमारे पास आ गया, ठीक है, इतना आ गया। तो ये एंगल कितना आया? 30 डिग्री आया। अब सुनो, हमेशा याद रखना, कोई भी लाइट किसी मीडियम में आती है और उसकी सरफेस से अगर उसी मीडियम में वापस चली जाती है, कोई भी लाइट जिस एंगल से इंसिडेंट हुई है अगर वो उसी मीडियम में वापस जाती है, यानी इसमें नीचे नहीं आती है, तो जितने एंगल में इंसिडेंट हुई है उतना ही एंगल में वापस जाएगी। जितने एंगल में इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल में वापस जाएगी। इसका मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लाइट मीडियम चेंज नहीं करती है, मीडियम चेंज नहीं करती है, अपने ही मीडियम में वापस चली जाती है, तो उस केस में जितना इंसिडेंट एंगल है उतना ही रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, जिसको आपतित कोण और परावर्तन कोण कहा जाता है हिंदी में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये भी एंगल हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कैसे हुआ? क्योंकि इंसिडेंट एंगल बराबर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल। तो लिख सकते हो लाइन, इंसिडेंट एंगल बराबर होता है रिफ्लेक्टेड एंगल के। यहाँ 60 डिग्री आ गया। अब हमारे पास सुनो, अगर कोई लाइन है और इस लाइन का अगर हम इतना भाग का एंगल लेना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा? ये सारा एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। बस वही काम यहाँ पर करना है। 60 प्लस ये एंगल हमें फाइंड करना है, कितना आएगा? थीटा प्लस ये कितना है? ये भी हमने निकाला है 30 डिग्री। ये कितना आ जाएगा? 30 डिग्री इज इक्वल टू किसके आएगा? 180 के। अब यहाँ से थीटा हमको पता नहीं है, थीटा निकालना है। इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 90। 90 को इधर भेज दोगे 180, क्योंकि प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया, ठीक है। कितना आएगा? 90 डिग्री। यहाँ पे नहीं दिख रहा, यहाँ देख लो, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री, ठीक। तो ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। देखो ये बताने में समझाने में लग रहा होगा 6 मिनट में क्वेश्चन करेंगे तो कैसे होगा, इतना मिनट नहीं लगेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए, इस वजह से थोड़ा समझाया है। बाकी आपकी मर्जी है, जल्दी से करना है तो कर भी सकते हैं। हमारा ये है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अगर ये प्रॉपर समझे होंगे तो उसको करने में टाइम नहीं लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 1 मिनट का है, ठीक है। अगर जल्दी से करोगे, बस एक बार स्नैप लिंक यूज कर देना है, फिर उसके बाद हमको पता होना चाहिए ये एंगल बराबर ये एंगल होता है, फिर 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए, जितनी जल्दी होगा हम सॉल्व करके आपको दे देंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए इसमें ये बोला जा रहा है कि 100 ओम और 200 ओम ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल हैं। ऐसे भी डायग्राम से भी दिख रहा है, ऊपर से बता भी दिया गया है, ठीक है। इनके बीच वी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, यानी कभी भी पैरेलल केस में अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल होते हैं तो उनमें जो पोटेंशियल होता है सब में सेम होता है, जितना यहाँ पर है उतना यहाँ पर होगा, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है कि थर्मल एनर्जी का जो रेशियो है ये बताना है। तो थर्मल एनर्जी जो होती है हमारे पास, हीट जो होती है एनर्जी, वो क्या होगी? पावर, और हम क्या करें, टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एनर्जी आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि इसने बोला है कि जो टाइम है वो सेम है, ठीक, एक पर्टिकुलर टाइम में, यानी पहले में और दोनों में टाइम सेम रहेगा, क्योंकि एक ही टाइम दिया हुआ है। अब हमें इससे ये पता चल गया जो एनर्जी है वो हमारे पास पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर टाइम कांस्टेंट है तो, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि जो पावर होती है वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग है। तो पावर क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये हमारे पास पावर का फार्मूला होता है। तो यहाँ से ये पता चला कि अगर ये सेम है, क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, तो उस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो पावर के, जो पावर है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा जो पावर का रेशियो होगा वही हमारे पास इसका रेशियो होगा, हीट का रेशियो होगा। बस और कुछ नहीं करना इसमें। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? H1 डिवाइड बाई H2 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R1, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है R2 कितना है? 200 है। ये वाला कितना है? 200 है। ये कितना है? 100 है।
यहाँ पर 200 डिवाइड बाई 100 काट देंगे, कितना आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, पहले ही ऑप्शन सही आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, बस इतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हीट होती है वो पावर और टाइम के मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि इसमें बोला है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, यानी इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है। उस केस में ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना पोटेंशियल इसमें होगा उतना ही पोटेंशियल इसमें होगा। तो बस पावर वाला कॉन्सेप्ट, पावर जो होती है वो पोटेंशियल के स्क्वायर डिवाइड बाई रेजिस्टेंस। अब यहाँ से हमारे पास ये पता चल गया कि ये पोटेंशियल सेम है दोनों में, इसका मतलब हुआ कि रेजिस्टेंस जो है वो पावर है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, इस वजह से जो हीट है वो भी रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। बस इसके बाद लगा देना था। देख लो, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए, जितनी जल्दी होगा हम सोल्यूशन आपको देंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू। 2022 क्वेश्चन नंबर 17 नीट का पेपर है, फिजिक्स। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि हमारे पास एक स्क्वायर लूप है। क्या है, स्क्वायर लूप है, कुछ ऐसे लूप है। ठीक, ये स्क्वायर लूप है, इसकी साइड जो दी गई है वो 1 मीटर है। क्या है, 1 मीटर की लूप है। इसके मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी परपेंडिकुलर इसकी एक्सिस पे है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये है। ठीक है, इसमें बोला है जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर है। समझ रहे ना, सॉरी, सेम है, परपेंडिकुलर नहीं है। इसमें बोला है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है 0.5 टेस्ला का, इफ द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लूप है इस लूप के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे कैसे बताएं, ये अगर हम लूप मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम स्क्वायर लूप मान लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इसके सेंटर से पास हो रहा है, ऐसे कुछ कहानी है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है। क्या बताना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा। फार्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू होता है बी डॉट वेक्टर ए, ये होता है। या फिर इसको हम कह सकते हैं मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉस थीटा। कभी भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो ये होता है। यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल है किसका, क्रॉस सेक्शन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। अब देखो, ये प्लेट अगर हमारे पास ऐसे है तो इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर की तरफ है ना, क्रॉस सेक्शन भी इधर है। जैसे ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, यही इसका सरफेस है, यही इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। जब यही क्रॉस सेक्शन एरिया है तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जो है थीटा जो है वो कितना है, 0 डिग्री है। कितना है, 0 डिग्री। क्यों है, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन में है, और सेम डायरेक्शन में ऊपर से परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि यहाँ पर यही बात इंपॉर्टेंट थी। ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर वाला पार्ट दिया जाएगा और यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। जब सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 हो जाएगा। 5 बी की वैल्यू दी गई है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 0.5 टेस्ला है। यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया गया, इससे कोई लेना देना नहीं है फार्मूले में। बी कितना है, 0.5 टेस्ला है। एरिया, एरिया कितना आ जाएगा, 1 × 1, क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, ये कितना आ जाएगा 0.5, मल्टीप्लाई करो कोई मतलब नहीं, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी वेबर। तो कोई ऑप्शन है 0.5 वेबर। यहाँ पर ये याद रखना, ये शब्द परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, इसके मतलब ये नहीं है कि क्रॉस सेक्शन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल परपेंडिकुलर है, बल्कि ये लिखा हुआ है प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये इसके परपेंडिकुलर है। ये जो हमारे पास प्लेन है, या लूप जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। लूप ऐसे रख दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ये हमारे पास सरफेस होती है, इस सरफेस को ही हम क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। ये दोनों, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर की तरफ जाएगा ना, ये ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड पहले से ऊपर है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी ऊपर से देखा जाएगा, तो इनके बीच का एंगल कितना आएगा, 0 आएगा। इस प्लेट को हम ऐसे उठा के रख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास बस ये बताने का था कि हमारे पास जो प्लेट है, इस प्लेट पे जो, जैसे ये प्लेट है स्क्वायर प्लेट, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये रहा। क्रॉस सेक्शन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री है। ठीक है।
तो इस वजह से यहाँ पर अगर किसी ने 90 डिग्री रख दिया तो आंसर उसका 0 आएगा, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमें क्या याद रखना है कि जो एंगल होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का होता है ना। तो ये हमें याद रखना है। तो ये कैसे पता चला हमें कि सेम है, क्योंकि हमसे बताया जा रहा है कि जो हमारे पास लूप है उस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड, और यही हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। तो इसके और उसके बीच का एंगल 0 डिग्री। चलो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए, तो हम सॉल्व कर देंगे। बाय, टेक केयर। देखिए 2022 नीट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेक्शन ए है। इसमें क्या है कि ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और टाइम दिया गया है, इनके बीच की स्लोप दी गई है। हमसे पूछा जा रहा है कि इनकी वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, यानी ये जो हमारे पास डायग्राम में है द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी बताना है हमको। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। हमारे पास जो वेलोसिटी होती है v इक्वल क्या होता है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को और टाइम को डिवाइड करते हैं, यानी अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास वेलोसिटी निकल आती है। यही वेलोसिटी जो है किसी का भी अगर हम dx बाई dt निकालते हैं तो ये हमारा किसके बराबर होता है, स्लोप के बराबर होता है। अगर वेलोसिटी की बात की जाए, अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दिया जाए, टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दिया जाए, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दिया जाए, तो हमारे पास क्या आ जाती है, वेलोसिटी आ जाती है। तो और जो हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हैं वो क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर पहली वेलोसिटी की बात की जाए v1 कितना आ जाएगा, पहला एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। एक बात, दूसरा एंगल कितना है 45 डिग्री, तो दूसरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी v2 इक्वल टू tan 45 डिग्री, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। हमसे पूछा क्या गया है v1 डिवाइड बाई v2 कितना आ जाएगा 1 डिवाइड बाई √3, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास रेशियो कितना आ जाएगा 1/√3। आंसर आना चाहिए 1:√3। देख लो कोई ऑप्शन है, ऑप्शन हमारे पास तीसरा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें ये पता होना चाहिए क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया जाए तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करना था। और डी वाई बाई डी एक्स अगर निकालते हैं तो स्लोप होता है, तो यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी है तो क्या है, स्लोप है। स्लोप यही हमारे पास वेलोसिटी है, यही हमसे पूछा गया था। देख लो समझ लो, ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है। एक स्टूडेंट ने क्या किया है कि 8 फ्रिंजेस काउंट की है। कब, जब हमारे पास वेवलेंथ जो थी 600 नैनोमीटर थी। उसके बाद क्या किया गया है कि वेवलेंथ को चेंज कर दिया गया है, ये 400 नैनोमीटर कर दी गई है। अब आपसे ये फाइंड करने को कह रहा है कि कितनी फ्रिंजेस अब मिलेंगी। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर यंग डबल स्लिट फार्मूला है, तो उसके लिए जो स्क्रीन देख लो जरा कैसा डायग्राम बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये S1 है, ये S2 है। ये हमारे पास इनके बीच की दूरी क्या होती है, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी होती है। यहाँ पर एक स्क्रीन लगी होती है, क्या होता है स्क्रीन, ये स्क्रीन है। स्क्रीन की और सिल्क के बीच की दूरी को कैपिटल डी लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ है कि जब कोई लाइट यहाँ से पास होती है तो इसके सेंटर को मानते हुए, तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार कौन सी बनेगी, एक बार ब्राइट फ्रिंज, एक बार डार्क फ्रिंज, ब्राइट डार्क बनती है। हम क्या जंक्शन मानेंगे, हम मानेंगे कि ब्राइट फ्रिंज बन रही है। तो इसने बोला है कि यहाँ पर कहीं पर जाकर जब हम 8 ऑब्जर्वेशन करते हैं तब हमारे पास जो वाई मिलता है उसके लिए जो वेवलेंथ है, क्या है वेवलेंथ, इसके लिए वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है। लेकिन जब हम वेवलेंथ चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर ये जो पोजीशन वाई मिल रही है, फिर ये कितने ऑब्जर्वेशन के बाद मिलेगी, बात समझे। जैसा बोल रहा है कि पहले जब हम वेवलेंथ 600 नैनोमीटर का यूज करते हैं, यहाँ से कोई सोर्स बना लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास वेवलेंथ जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, ऐसे लाइट जाएगी। तो
पहली बार जो y मिलता है वो जब हम 100 नैनोमीटर का यूज करते हैं तो हमारे पास y मिलता है कितने, 8 ऑब्जर्वेशन के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद जब दोबारा हम चेंज करते हैं, वेवलेंथ को हम 400 कर देते हैं, तो यही y हमको कब मिलेगा, ये जो हमारे पास स्क्रीन पे मिल रही है ये कब मिलेगी। इसके लिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको xn से लिखा जाता है। एक तो फार्मूला क्या होता है, हमें फार्मूला ब्राइट फ्रिंज का ही लगाना है। किसका लगाना है, ब्राइट फ्रिंज का, डार्क का नहीं लगाना। चलो, तो इसके लिए फार्मूला एक्सएल, या फिर इसको हम लोग वाई कहते हैं, क्या होता है एन, और वेवलेंथ यहाँ पर जो होता है कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी होता है। याद रखना, कैपिटल डी ऊपर होता है, स्मॉल डी नीचे होता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास जैसा बोला गया है उस क्वेश्चन के हिसाब से, कभी भी इसके केस में ना तो पर्दा चेंज किया गया है, ना ही पर्दे की बीच, यानी ना तो स्क्रीन चेंज की गई है, ना ही स्क्रीन के बीच की दूरी चेंज हुई है, यानी ये डी कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों के बीच की दूरी भी कांस्टेंट रहेगी, ये भी कांस्टेंट रहेगा। केवल चेंज क्या हो रहा है, वेवलेंथ, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये वैल्यू फिक्स रहे तो कितने के बाद आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये वाई को कांस्टेंट मानना है, ये भी कांस्टेंट है मेरा, तो बचा क्या, ये बचा। इसका मतलब क्या होगा, एन लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। जब ये कांस्टेंट आ जाएगा तो हमारे पास क्या है, बस n1 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2, इसका यूज कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई। ये सब कांस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे पास जब हम 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ का यूज कर रहे थे, तो हमारे पास ये जो स्क्रीन में बन रही थी ब्राइट फ्रिंज की, जो हमने माना था ऑब्जर्वेशन आ रहा था, एक्शन निकल रहा था या वाई निकल रहा था, ये 8 ऑब्जर्वेशन के बाद हमें मिल जा रहा था। इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ की वेवलेंथ को चेंज कर दिया है, 400 कर दिया जाए। इसके बाद हमें ये बताना है कि ये कितने ऑब्जर्वेशन के बाद हमें मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चला कि ये तो चेंज होना नहीं, ये भी चेंज होना नहीं है, और ये वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो फार्मूला बनके तैयार होगा, एन लेमडा बराबर कांस्टेंट होगा। जब भी बराबर कांस्टेंट होगा तब n1 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2। इसको कैसे निकाल सकते हो, बस इसमें वैल्यू पुट करो। यहाँ पर क्या है, n1 कितना है 8, क्योंकि पहला ऑब्जर्वेशन 8 के बाद मिला था। इसके लिए वेवलेंथ कितनी यूज हुई थी, ये वेवलेंथ हुई थी 60 यानी 600। यहाँ पर n2 हमको पता नहीं है, यही हमसे पूछा जा रहा है, और यहाँ पर ये वेवलेंथ कितनी हो रही है 400। यहाँ से 0 से 0 कट जाएंगे, 4 से इसको काटोगे कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। अब यहाँ से हमारे पास n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n2 की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी 12 ऑब्जर्वेशन के बाद हम फिर अपने पोजीशन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये पहला देखो, यहाँ पर क्या आता है, पहले हमारे पास अगर डार्क, पहले ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसे आते हैं ऑब्जर्वेशन। हमें लेकिन फार्मूला ब्राइट का ही यूज करना है, डार्क का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें फार्मूला 2n-1 होता है, वो दिक्कत कर जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही आएगा, तीसरा सही आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सब बना के दिखाना नहीं है वहाँ पर। बस हमें माइंड पे ये रखना है कि ये वैल्यू कॉन्स्टेंट के बराबर होगी। यहाँ से n1 लेमडा 1 बराबर n2 लेमडा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। देख लो, समझ लो, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप हमें क्वेश्चन भेजें, उसको हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि जो हमारे पास इनिशियल टेंशन है, यानी हमारे पास अगर देखा जाए फाइनल टेंशन वो डबल है किसकी, इनिशियल टेंशन की। ये बात है, अगर इनिशियल टेंशन को हमने टी मान लिया है तो फाइनल टेंशन कितनी हो जाएगी, टी फाइनल जो हो जाएगी वो 2t हो जाएगी, क्योंकि डबल है, ठीक है। हमारे पास वेलोसिटी जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट ऑफ टेंशन के। जो स्ट्रिंग में स्पीड होती है वो स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बस यही रेशियो पूछा है, वी इनिशियल डिवाइड बाई वी फाइनल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा टी इनिशियल डिवाइड बाई टी फाइनल। अब ये वैल्यू हमें दी गई है, ये कितनी है टी है, ये कितनी है 2t है, टी से टी कट जाएगा, तो यहाँ से वी इनिशियल रेशियो वी फाइनल, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1:√2। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले बेस है, ऑप्शन नंबर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। बस दिमाग में क्या है, दो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जैसे बोला जा रहा है कि ऐसा लिखा हुआ है, इफ द इनिशियल टेंशन ऑन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग इज डबल, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास फाइनल टेंशन है वो इनिशियल का डबल है। बस ये कॉन्सेप्ट लगाना था, आंसर आ जाता, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लेना।
बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है कि हमें बताना है कि आइडियली रेडिएटेड 100 किलोवाट ट्रांसमीटर से 1 घंटे में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एनर्जी जो होती है ई इक्वल टू क्या होता है, अगर पावर यानी जो पावर है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमारे पास एनर्जी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर ई इज इक्वल टू पावर कितना दिया हुआ है 100 किलोवाट, 100 किलोवाट दी गई, किलोवाट को किसमें बदलना होगा, वाट में बदलना होगा। तो किलो को हटाने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब इसके बाद जो हमारे पास एनर्जी है किस में निकालनी है, जूल में निकालनी है। जूल कैसे बनेगा, जूल को बनाने के लिए क्या करना होगा, इस घंटे को सेकंड में बदलना होगा। 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। ई इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 36, यहाँ पर 2 पावर है 3, यहाँ पे 5 हो जाएगी, 2 यहाँ से मिल जाएंगे, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक, कुछ नहीं करना था इसमें, बस हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया। ये ऐसे आया क्योंकि 1 घंटा दिया हुआ है, तो 1 घंटे को पहले मिनट में बदला, मिनट को सेकंड में बदला, तो हमारे पास ये आ जाएगा जूल, इसकी यूनिट होगी। देख लो समझ लो, बाकी मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या है कि एक बॉडी जिसका मास कितना है 60 ग्राम है। ठीक है, यानी एम की वैल्यू दी गई है कितना 60 ग्राम। ग्राम को हमेशा केजी में बदलना होगा क्योंकि सारे ऑप्शन में केजी दिया हुआ है। ये कितना हो जाएगा 6 × 10⁻³ ठीक है, इसके बाद जो फोर्स दिया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू क्या है, एफ इज इक्वल टू है 3 न्यूटन। कितना है 3 न्यूटन है। पूछा क्या गया है, पूछा गया है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसको आई से लिखते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास, ये हमें याद होना चाहिए। बाकी ये चारों ऑप्शन में देखो तो न्यूटन पर केजी यूनिट दी गई, इसका अंदर जो फार्मूला लगना है, फोर्स ऊपर होगा मास नीचे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आई जी इज इक्वल टू एफ की वैल्यू 3 है, और यहाँ पर जो हमने केजी में निकाला है 6 × 10⁻³ अब ये 3 को ऊपर पहुँचा तो कितना आ जाएगा 3 0 0 0, 3 पावर ऊपर हो जाएंगे तो ये 3000 हो जाएगा। नीचे डिवाइड में आएगा 6 0, एक जीरो कटा, फिर इसको काटेंगे तो 6×5 = 30 होगा, और यहाँ पर जीरो बचेगा, न्यूटन पर केजी। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी आएगी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी आएगी 50 न्यूटन पर केजी। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन हमारा पहला ही आ जाएगा। देख लो समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछ लो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए, जितने होगा उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि एक्स क्या बन के तैयार होगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, ये हमारे पास इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 1, यानी यहाँ पर जो होगा नीचे में एक वैल्यू कम हो जाएगी। अगर ये माइनस होता तो ऊपर वाला आता, अगर ये माइनस होता ई माइनस, ये हमारे पास आ जाता E01। ठीक है, और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो ये हमारे पास नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि नीचे एक कम कर दो बाकी कोई चेंज नहीं आएगा। नीचे एक कम करने का मतलब है कि यहाँ पर जो एक्स बनेगा वो क्या बन जाएगा, सोडियम तो बनेगा ही, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 11 है वो 10 हो जाएगा, और जो ऊपर था वैसे ही रहेगा। समझे ना बात को, इसका मतलब होता है कि ई 0 ऊपर हो जाता है 1 नीचे हो जाता है। अब इन दोनों को ऐड करोगे, अगर यहाँ पर एक्स लिख देते हैं Na इज इक्वल टू 22 और 10, ये क्या हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये भी 22 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड ही ऑप्शन सही होगा, बाकी कुछ नहीं है। बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या किससे क्या बना सकते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास ई प्लस दिया होगा तो इसको मतलब होता है कि 1 जो इसका एटॉमिक नंबर है वो कम होगा, एटॉमिक वेट पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो एटॉमिक नंबर जो एटॉमिक वेट कितना 22 है वो तो वही रहेगा,
एटॉमिक नंबर जो यहाँ एक है, ये 10 बचेगा, यहाँ पे 11 था ना, तो दोनों 11 हो जाएंगे जब ऐड कर दोगे। तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा। देख लो, समझ लो, समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मैं बार बार बोलता हूँ, लेकिन आप में आके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बाय, टेक केयर।